प्रिय विद्यार्थियों, मैं विनय कुमार सिंह JCRT रांची की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पहले वीडियो में आपने लेखिका महादेवी वर्मा एवं उनके संस्मरणात्मक रेखाचित्र भक्तिन का परिचय पढ़ लिया है। आइए अब हम भक्तिन पाठ का सारांश देखते हैं। पाठ के सारांश को हमने कुछ हिस्सों में बांट दिया है, 8 खंडों में बांटा है, लेकिन इनमें जो लाल रंग से हाईलाइट किए हुए हैं उन पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा और विचार करते रहिएगा, सोचिएगा क्या ये हिस्से विमाता का अत्याचार, बाल विवाह, लैंगिक भेदभाव, सन्यासिनी होना, पंचायत का अन्याय, जमींदार द्वारा सजा देना, ग्रामीण जीवन की सरलता एवं सबके दुख से दुखी होने की भावना, क्या ये सब बातें आज भी इस तरह के लोग, इस तरह की परिस्थितियाँ, इस तरह की समस्याएं, मुद्दे, विमर्श आज भी आपको देखने को मिलते हैं? अखबार की सुर्खियों में, आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, टेलीविज़न पर प्रसारित समाचारों में, क्या आप इन्हें देखते हैं? आप इन पर जरूर विचार कीजिएगा। लेखिका से प्रथम परिचय एवं भक्तिन का नामकरण। भक्तिन का असली नाम लक्ष्मिन अर्थात लक्ष्मी था, लेकिन भक्तिन नाम लेखिका द्वारा प्रथम मुलाकात के दौरान दिया गया है। लक्ष्मिन प्रसिद्ध झूसी गांव के एक गोपालक की इकलौती संतान थी। बाल्यकाल में ही उसकी माता की मृत्यु हो गई और विमाता यानी सौतेली माता द्वारा उसको बड़ा कष्ट दिया गया और कष्ट देते हुए उसका पालन पोषण किया गया। उस विमाता यानी सौतेली माता ने लक्ष्मिन से भक्तिन अर्थात लक्ष्मिन से छुटकारा पाने के लिए मात्र 5 वर्ष की उम्र में उसका विवाह कर दिया। मात्र 5 वर्ष उम्र पर ध्यान दीजिए, और 9 वर्ष की उम्र में उसका गौना कर दिया। वह लक्ष्मिन से इतना ईर्ष्या करती थी कि उसके पिता को मरणांतक रोग हो गया। वह मर गए। मरने के बाद सब कुछ बिता गया, क्रियाकर्म वगैरह सब समाप्त हो गया। अंत्येष्टि संस्कार वगैरह के साथ जितने भी कर्मकांड होते हैं सब समाप्त हो गया, लेकिन लक्ष्मिन को सूचना नहीं भेजती है। बहुत दिनों बाद तब जाकर के सूचना भेजती है। और उसकी सास, लक्ष्मिन की सास ने क्या किया कि रोने धोने लगेगी तो अपशकुन होगा, इस अंधविश्वास के चलते उसने भी सही बात नहीं बताई और क्या कहा, बहुत दिन से नैहर नहीं गई हो, जाओ घूम आओ। लक्ष्मिन को तो भरोसा ही नहीं हुआ। सास स्वयं कह रही जाओ नैहर घूम आओ। उसके पैरों में मानो पंख लग गए। उड़ते हुए वह कल्पना के आकाश में उड़ते हुए जब गांव की दहलीज पर कदम रखती है, गांव की स्त्री और पुरुष द्वारा सहानुभूतिपूर्ण वाक्यों और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से पूछा जाता है, हाय लक्ष्मिन, अब आई? कहाँ थी इतने दिन, अब आई हो? घर पहुँचती है तो न पिता का चिन्ह शेष था और न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। आहत, शिथिल, निराश, उदास लक्ष्मिन उसी उल्टे पांव ससुराल लौट आई और सास को खरी खोटी सुनाकर विमाता पर आए क्रोध को दूर किया। पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर पिता से चिर विछोह की व्यथा व्यक्त की, पीड़ा व्यक्त की। तो इस तरह से उसके जीवन का पहला अध्याय समाप्त होता है। अब वह ससुराल में आगे के जीवन में 3 बेटियों को जन्म देती है और 3 बेटियों को जन्म देने के कारण सास और जिठानी द्वारा उसकी बहुत उपेक्षा की जाती है। लक्ष्मिन दिन भर घर का काम करती, जिठानियाँ मज़े में बैठकर लोग की चर्चा करती। जिठानियों के काले कलूटे लड़कों को मलाई वाला और अच्छा दूध का निकला हुआ मलाई भात और अच्छा खाना दिया जाता। उसकी लड़कियों को चना और घुघरी चबा के रहना पड़ता। उसकी लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पातती, जबकि वो लड़के, काले कलूटे लड़के, खेलते कूदते, खाते पीते मस्त रहते। भेदभाव किया जाता था लक्ष्मिन की लड़कियों में और जिठानी के लड़कों में भेदभाव किया जाता था। खाने को लेकर
पहनने को लेकर, रहने को लेकर, उनकी परवरिश को लेकर, यह लैंगिक भेदभाव, और इसके कारण सिर्फ बेटियों को जन्म देने के कारण लक्ष्मण को सास और जेठानियों द्वारा उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। लक्ष्मण और पति ने मिलकर बड़ी बेटी का धूमधाम से विवाह किया, लेकिन दुर्भाग्य लक्ष्मण के साथ था। मात्र 29 वर्ष की अवस्था में वह विधवा हो गई, पति का देहांत हो गया। ससुराल वालों ने जबरदस्ती उसे दूसरा विवाह करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन लक्ष्मी ने कहा नहीं, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगी। मजबूर करने लगे ससुराल वाले। घर में बड़ा भारी झगड़ा होता है। लेखिका ने लिखा है, उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा, हम कुकरी बिलारी न होएं, हमार मन पुसाई तो हम दूसरा के जाब, नाही तो तुम्हार पचय की छाती पे हो रहा भूंजब और राज करब, समझे रहो। लेकिन पितृसत्तात्मक समाज में पुरुष इतना जल्दी मानता कहाँ है। वह और हट करने लगा, जबरदस्ती किया जाने लगा विवाह के लिए। तो लक्ष्मण ने क्या किया? लक्ष्मण ने गुरु से कान फुंकवा, कंठी बांध और पति के नाम पर घी जैसे चिकने बालों को समर्पित कर दिया और अपने कभी न टलने की घोषणा की। सन्यासिनी बनने पर मजबूर हो गई, बालों को मुड़वा दिया, सिर मुड़वा दिया, सन्यासिनी बन गई। इस तरह से वह सन्यासिनी बनी। पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर बुला करके, घर जमाई बना करके रख लिया ताकि उसकी संपत्ति सुरक्षित रहे। लेकिन लक्ष्मी का दुर्भाग्य उससे ज़्यादा हठी था। किशोरी से, किशोरावस्था से युवावस्था में पहुँचते पहुँचते, किशोरी से युवती बनते बनते उसकी बड़ी बेटी भी विधवा हो गई। अब जेठ जिठौतों को, ससुराल वालों को एक मौका मिल गया। एक जिठौत ने अपने तीतरबाज साले को बुला करके लक्ष्मी की बड़ी बेटी से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। लेकिन लक्ष्मी की बड़ी बेटी भी कम समझदार नहीं थी, उसने वर को तुरंत नापसंद कर दिया। जेठ जिठौतों को कोई मौका नहीं मिल रहा था, अतः उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। क्या षड्यंत्र रचा? एक दिन लक्ष्मण घर पर नहीं थी और वर महाशय बेटी के कमरे में घुस करके अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। इधर दरवाज़ा बंद करते ही वर महाशय और जेठ जिठौत मिलकर पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लेते हैं, चिल्ला चिल्ला करके। बेटी ने वर महाशय की कुटाई करके जब कुंडी खोली तो बाहर का मजमा देख करके उसे काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई। पंचायत बैठी, वह रो रो करके अनुरोध करती रही कि इनके वर महाशय के गाल पर पड़े उंगलियों को, निशान को देखिए। और वर महाशय कहते रहे कि मैं निमंत्रण पाकर गया हूँ। और वह अनुरोध करती रही कि इनके गाल पर उंगलियों के निशान देखिए। पंचायत ने एक न सुनी और इसे कलयुग का प्रभाव मानते हुए यह निर्णय दिया कि जब दोनों एक साथ पकड़े गए हैं तो दोनों का विवाह होना चाहिए। और इस तरह से लक्ष्मण की बेटी के गले में ये तीतरबाज वर महाशय मढ़ दिए जाते हैं। एक दिन स्थिति ऐसी बन जाती है, उसकी घर गृहस्थी सारी बिगड़ने लगती है, उसके द्वारा बनाई हुई सारी की सारी गृहस्थी चौपट होने लगी। और एक दिन स्थिति ऐसी बन गई कि लगान न दे पाने के कारण जमींदार बुलाता है। बुला करके लक्ष्मण को पूरा दिन धूप में, कड़ी धूप में पूरे दिन खड़ा रखता है। उस कर्मठ महिला, स्वाभिमानी महिला जो कर्मठ थी, इतनी गृहस्थी को संभाले हुए थी, उसका मन बड़ा आहत होता है, टूट जाती है। और सब छोड़ छाड़ करके, सारा कुछ त्याग करके, उसके कर्मठ जीवन में यह कलंक था, सब कुछ छोड़ छाड़ करके वह कमाने के विचार से शहर निकल पड़ती है। और शहर निकलती है तो लेखिका से मुलाकात होता है। लेखिका से प्रथम मुलाकात में ही लक्ष्मी का लेखिका ने नामकरण किया भक्तिन। लेखिका पूछती हैं, खाना बनाना जानती हो? उसने कहा हाँ। और इस तरह से वह लेखिका की सेविका बनकर रहने लगती है।
एक दिन पहले ही दिन जब खाना बना करके फूल की मोटी थाली में वह एक उंगली मोटी और जली हुई 4 गहरी काली चित्तीदार रोटियां लेखिका को परोसती है, तो लेखिका पूछती हैं, यह क्या है? रुआंसे भाव से पूछती हैं, यह क्या है? तो लक्ष्मण भक्तिन ने क्या जवाब दिया? भक्तिन का जवाब था, ज़्यादा सेंकने के चक्कर में कि कच्ची न रह जाएं, थोड़ी सी खरी हो गई हैं। और तरकारी सब्जी थी, लेकिन जब दाल बनी है तो तरकारी का क्या काम? मैं गांव से गुड़ लाई हूँ, कहिए तो थोड़ा सा गुड़ और घी दे देती हूँ, उससे खा लीजिए। लेखिका महादेवी उसकी इस सरलता को देखकर ग्रामीण जीवन क्या होता है पहली बार उसे महसूस कर पाई, और उसे महसूसते ही वह द्रवित हो गई। अब लक्ष्मण से अपनी असुविधाओं को छिपाने लगी। इतना ही नहीं, लक्ष्मण दूसरों को अपने अनुसार बना लेना चाहती थी, भक्तिन दूसरों को अपने अनुसार बना लेना चाहती थी, लेकिन खुद बदलना उसके स्वभाव में नहीं था। इसीलिए लेखिका लिखती हैं कि आज मैं अधिक देहाती हूँ, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है। आदि वह मुझे प्रक्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है, पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोंपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। लेखिका देहाती हो गई, लेकिन लक्ष्मण को शहर की हवा नहीं लगी। उसके ग्रामीण जीवन की सरलता से वह बहुत प्रभावित हुई। भक्तिन सत्यवादी हरिश्चंद्र है, यह बात नहीं थी। वह जरूरत पड़ने पर थोड़े बहुत झूठ का आश्रय या सहारा ले लिया करती थी। जैसे इधर उधर पड़े रुपयों को उठा करके अपनी गगरी में डाल लेती थी, और पूछने पर यह कहती कि हमारा घर है, इधर उधर पड़े थे, हमने रख लिया, तो इसमें क्या बुरा है? यह चोरी थोड़ी है, इतना तो धर्मराज और भगवान भी करते होंगे। तो यह उसकी सरलता थी। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपने अनुसार सुलझा लेती थी। जब भी लेखिका द्वारा कोई तर्क दिया जाता तो वह अपना तर्क प्रस्तुत कर देती। एक बार पढ़ने से बहाना, एक बार लेखिका ने कहा कि महीने का वेतन आप लोगों को अंगूठा लगाकर नहीं दिया जाएगा, आप लोग पढ़ लिख करके अपना नाम लिखना सीख लें। सब लोग, सारे नौकर चाकर जो थे वह ऐसा करने लगे। लेकिन भक्तिन ने क्या कहा? भक्तिन ने बहाना ढूंढा, हमारे मालकिन तो रात दिन कितबियन माँ गड़ी रहती हैं, अब हमहू पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। इस तरह वह धीरे धीरे लेखिका की सहेली बन जाती है, मित्र बन जाती है, और इससे भी आगे बढ़ कर के वह लेखिका की संरक्षिका बन जाती है, अभिभावक बन जाती है, गार्जियन बन जाती है। लेखिका का साथ कहीं नहीं छोड़ती। लेखिका की जब कोई पुस्तक प्रकाशित होती तो उसके लक्ष्मी के मुख पर, भक्तिन के मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा प्रकाश, आलोक। लेखिका जब भ्रमण पर जाती तो वह उनके साथ रहती, यात्रा पर उनके साथ रहती, पहाड़ी रास्तों में वह आगे आगे चलती। लेकिन जब धूल भरी पगडंडियाँ आती तो शिष्टाचारवश भक्तिन पीछे हो जाती कि धूल लेखिका के ऊपर न पड़े बल्कि भक्तिन के ऊपर पड़े। यह उसकी सरलता थी। वह अपनी कंजूसी के लिए, भक्तिन अपनी कंजूसी के लिए प्रख्यात थी। लेकिन एक बार युद्ध के समय भक्तिन ने महादेवी से कहा, लेखिका से कहा, चलिए हमारे साथ गांव में रहिए। और महादेवी ने क्या कहा कि हम मजाक करने के लिए हंसी में बात की कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, कैसे जाकर गांव में रहेंगे। तो वह भक्तिन जो अपनी कंजूसी के लिए प्रख्यात थी, कहती है कि हमने 5 रुपये गाड़ कर रखे हैं और 5 बीसी यानी 20-20 के 5 नोट हैं।
तो हमारे पास कुल 105 रुपये हैं। चलिए, हमारे साथ रहने के लिए लेखिका हतप्रभ रह जाती हैं कि वह भक्तिन जो जिसकी कंजूसी पर्वताकार हो गई है, वह हमारे लिए अपने इकट्ठा किए हुए इन रुपयों का 105 रुपयों का कोई महत्व नहीं था, लेकिन महत्व था त्याग का। लेखिका ने लिखा है, भक्तिन की कंजूसी के प्राण पुंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। तो इस तरह से वह लेखिका की संरक्षिका बन गई, आत्मीय भाव विकसित हो गया दोनों में। और जब उस समय आज़ादी की लड़ाई में भक्तिन सबके दुख से दुखी रहती थी, उस समय आज़ादी की लड़ाई में छात्रावास के छोटे छोटे लड़कों को, किशोर अवस्था के विद्यार्थियों को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया जाता था, तो भक्तिन बड़ा दुखी हो जाती थी, बड़ा द्रवित हो जाती थी। भक्तिन कहती है कि बीता बीता भरे लड़कन का जेहल, कलयुग रहा तौन रहा अब परलय होई जाई। उनकर माई का बड़े लाट तक लड़ाई का चाही, कहकर दिन भर सबको परेशान करती। महात्मा गांधी से लेकर बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तक सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस थी। वह सबके दुख से दुखी थी और जेल से तो वह बहुत डरती थी, इतना डरती थी कि लोग उसे चिढ़ाने लगे थे। छात्रावास की लड़कियां या अगल बगल के लोग उसे चिढ़ाने लगे थे। जब भी कोई ऊंची दीवार या बाउंड्री दिखती तो लोग चिढ़ाकर भक्तिन को कहते, देखो वह जेल है। और वह इतना डरती थी कि आंख मूंद कर तुरंत बेहोश होने का नाटक करने लगती थी। और चिढ़ाते चिढ़ाते लोग यहाँ तक कहने लगे कि आपकी मालकिन लेखिका भी लिखती रहती हैं, सरकार के खिलाफ लिखती रहती हैं, इसलिए उनको भी जेल में पकड़ कर ले जाएगी पुलिस। वह इतना डर जाती है कि अकेले में लेखिका से पूछती है, सहमे सहमे पूछती है, मालकिन हम अपना कितना धोती साफ कर लें, आपको जेहल होगा तो हमें भी चलना होगा, वहाँ चलेंगे हम सेवा करने। तो लेखिका कहते हैं कि नहीं, जेल में अकेले जाया जाता है, जो गलती करता सिर्फ वहीं जाता है। तो उसकी सरलता और आत्मीय भाव देखिए। वह कहती, ऐसा कहीं हो सकता है, मालकिन जेल जाएं और हम घर में रहेंगे? नहीं, हम भी चलेंगे। और उन छोटन छोटन लड़कन की माई भले न जाकर लड़ें, लेकिन अगर आपको जेहल होगा तो हम बड़े लाट साहब से जाकर लड़ जाएंगे, बड़े लाट साहब तक से लड़ेंगे। लेखिका उसकी इस सरलता से मुग्ध हो जाती हैं, उसके इस आत्मीय भाव से विभोर हो जाती हैं और लिखती हैं, मैं प्रायः सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरा भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। यही पाठ समाप्त होता है। तो विद्यार्थियों, आपने देखा कि भक्तिन के जीवन में कितना कष्ट था, दुर्भाग्य किस तरह उसके साथ था और किस तरह की उस समय उसके समाज में समस्याएं मौजूद थीं, और उन समस्याओं से जूझते हुए अंततः एक दिन लेखिका से मिलती है। लेखिका महादेवी की सेविका बनकर अपना काम शुरू करती है, लेकिन अपने व्यक्तित्व से, अपने व्यवहार से, अपने कर्म और कर्तव्य से, अपने आचरण से वह सेविका से सहेली बन जाती है और सहेली से भी ऊपर उठकर उसका दर्जा अभिभावक का, संरक्षिका का बन जाता है। तो यह पाठ के सारांश है। आपने पाठ का सारांश सुना। अब अगले वीडियो में हम आपको चुने हुए महत्वपूर्ण अंशों, पाठ से चुने हुए उन महत्वपूर्ण
अंशों को ले आएंगे जो परीक्षा में आ सकते हैं और जिन पर आधारित 2-2 अंक वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपने इस प्रश्न पत्र वाला वीडियो देख लिया होगा। प्रश्न पत्र प्रारूप और पैटर्न को मैंने आपको दिखा दिया है इसके पहले वाले वीडियो में। तो अगले वीडियो में हम महत्वपूर्ण गद्यांशों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।